बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है नेक्स्ट वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। चैप्टर नंबर 17 का ये टॉपिक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ, फिर यहाँ पे वर्ड है इवैल्यूएशन, कि आपने किस तरह एनर्जी की इक्वेशन डिराइव करनी, फिर कुछ चीज़ें जो बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं। मेजर आइडिया ये है कि आपके पास लेट से कोई भी मेटेलिक वायर है ऑफ लेंथ L, आप उसके साथ एक स्मॉल वेट हैंग करेंगे तो उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन क्रिएट होगी। एक्सटेंशन को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वेट हम हैंग करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? फोर्स के साथ। थोड़ा सा वेट हैंग करेंगे, एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस होगी, वेट बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन भी बढ़ेगी। अगर इलास्टिक लिमिट बरकरार रहे, अब जैसे ही वेट रिमूव करेंगे जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाएगी। अब ये जो वापस जाने की एबिलिटी है ये स्टोर्ड एनर्जी की वजह से है। किसकी वजह से? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आप एक चीज़ को वर्क करके अपलिफ्ट करते हैं तो इट हैज़ द एबिलिटी टू रिटर्न बैक। अगर उसमें एबिलिटी है वापस जाने की तो इट मीन्स उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की है। अब ये एनर्जी कौन सी है? बेसिकली वायर किससे बनी हुई है? एटम्स और मॉलिक्यूल से। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली इन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। एक चीज़ याद ज़हन में रखें कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं ये स्प्रिंग की तरह होते हैं। ये बहुत ज़्यादा करीब करने पर रिपेल करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने पर अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो जब हमने इस वायर को स्ट्रेच किया तो यूं समझ लें आप स्प्रिंग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक इमेजिनरी स्प्रिंग्स हैं, आप जैसे ही इलास्टिक लिमिट तक उसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे द ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान ग्राफ डिज़ाइन करें तो सबसे पहले एक लीनियर इंक्रीज है, फिर एक नॉन लीनियर इंक्रीज है। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो इंक्रीज होता है वो कौन सा होता है? लीनियर। और उसके बाद अगर एनर्जी स्टोर होती है तो इट बिकम्स नॉन लीनियर ग्राफ। नाउ अब हम क्या है कि O से लेकर पॉइंट A तक लेट से एक लीनियर इंक्रीज है। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि O से लेकर A तक या O से लेकर B तक जो ग्राफ हमारा डेवलप हुआ है वो ग्राफ यूं डेवलप हुआ है कि हम फोर्स बढ़ाते जा रहे थे और साथ साथ एक्सटेंशन भी इंक्रीज करती जा रही थी। तो लेट्स से विद इन द इलास्टिक लिमिट एक्सटेंशन की वैल्यू हमने अचीव की L1 और फोर्स की वैल्यू क्या अचीव की? F1। अब हम वर्क तो फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग या इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय द फोर्स। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? इट मीन्स अगर एक्सटेंशन बढ़ेगी तो फोर्स भी चेंज होगी। जब फोर्स चेंज होती है तो ये फोर्स वेरिएबल कंसीडर होती है, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट फोर्स के लिए तो बहुत सिंपल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वेरिएबल के लिए क्या करते हैं हम? वेरिएबल के लिए चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था दो मेथड्स होते हैं। एक तो हम इंटरवल्स बनाते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स, ताकि उन इंटरवल्स के दरमियान फोर्स नियरली क्या हो? कांस्टेंट। तो उसके लिए क्या तरीकेकार है? वो कहते हैं कि आपने यहाँ पर छोटे छोटे से रेक्टेंगुलर पार्ट्स बना लेने, इतने स्मॉल कि ये जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है डेल्टा एक्स, इसमें एज्यूम होने वाली फोर्स नियरली कांस्टेंट हो। अब ये जो ग्राफ में इसके साथ कोई 1 2 नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये फोर्स क्या कंसिडर हो रही है? कांस्टेंट फोर्स। बात फिर सुने, गो के यहाँ पे फोर्स मुसलसल इंक्रीज कर रही, लेकिन हम क्या करें कि हम इतने छोटे छोटे इंटरवल्स में और इंटरवल्स बना लें, मजीद इंटरवल्स बना लें, लेकिन इंटरवल्स का साइज जो डेल्टा एक्स है वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसमें लगने वाली फोर्स नियरली क्या हो? तो देन व्हाट विल हैपन? जब हम इन सब इंटरवल्स को आपस में ऐड अप करते चले जाएंगे, यानी हम एफ डेल एक्स एक इंटरवल का, फिर एफ डेल एक्स दूसरे इंटरवल का, फिर एफ डेल एक्स तीसरे इंटरवल का, तो हम बहुत सारे इंटरवल्स का कांस्टेंट वर्क फाइंड कर लेंगे और फिर उन सब के सब वर्क्स को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड कर लेंगे तो वी विल गेट दिस एरिया। जब हम ओ ए बी ट्राइंगल में
सारे का सारा वर्क कैलकुलेट कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, तो वी विल गेट दिस थिंग, वी विल गेट द एरिया अंडर द कर्व ओ बी एंड ए। अब ये तो एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है F1, बेस क्या है L1। तो ये हमारे पास पहला बेसिक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा कि वर्क डन in stretching a wires up to L1 by force F1 is simply 1/2 force into extension। आप इसे सिंपल पढ़ सकते हैं 1/2 force into extension, या product of force extension divided by 2 भी पढ़ सकते हैं। इस फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, अगर आपको एक न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की और उसने वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी है 1 मिलीमीटर, तो बताएं कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो यू विल डू 1/2 इंटू 20 इंटू 1 मिलीमीटर, यानी 1/10⁻³ ऐसा यूनिट्स को बरकरार रखना है आप लोगों ने। एक सीन हो गया। लेकिन इन केस अगर कहीं पर एक्सटेंशन ऐसे पूछी गई हो कि हमें एनर्जी फाइंड करने के लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन हो, टोटल लेंथ ऑफ द वायर भी गिवन हो, टोटल एरिया ऑफ द वायर भी गिवन हो, तो फिर इस डाटा को हम इन दो चीज़ों में कैसे कंपनसेट करेंगे। उसके लिए वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर, ये सिंपल करके लिखा हुआ, F फोर्स है, ये L1 डेल्टा L की जगह पर है, एक्सटेंशन के मीनिंग्स में आ रहा है, ठीक है। L टोटल लेंथ है और A एरिया है। अब आपने करना क्या है, इस फॉर्मूला में से F की वैल्यू साइड पे कर देनी, F लिखा रहने दें, A E से मल्टीप्लाई होगा, L1 भी मल्टीप्लाई होगा और कैपिटल L क्या हो जाएगा डिवाइड, ये F1 की वैल्यू आ गई। ये F1 की वैल्यू आपने Fn1 की जगह पे क्या कर देनी रिप्लेस। When you will replace it, you will find the work done in terms of elasticity. Energy stored in the material in terms of elasticity, area and length is 1/2 elastic modulus, area, length, एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ। अब एक चीज़ गौर से देखनी है, यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्या आ रहा है स्केयर आ रहा है, क्या आ रहा है स्केयर आ रहा है। तो ये आपकी बुक में फाइनल इक्वेशन लिखी हुई है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स की। यहाँ तक मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, वायर के साथ हैंग क्या करना है वेट विच विल एक्ट एज अ फोर्स, दिस फोर्स विल कॉज एक्सटेंशन, वी विल प्लॉट अ ग्राफ, लेट्स से अप टू अ लीनियर अप टू इलास्टिक लिमिट, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं OAB। चूंकि एक्सटेंशन बढ़ रही है फोर्स भी बढ़ रही है, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने के लिए आपने इस पूरे हिस्से को छोटे छोटे इंटरवल्स डेल्टा एक्स में क्या करना है डिवाइड, हर एक का वर्क फाइंड करके फिर ऐड करेंगे तो वी विल गेट द एरिया अंडर OAB। दैट एरिया विल बी द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर F1 L1 और सिंपली रीड इट एज फोर्स इनटू एक्सटेंशन। इलास्टिसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जो पार्ट है बच्चों ये FSC से नहीं, ये एंट्री टेस्ट से रिलेटेड है और बड़ा मजे का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब ये जो पोर्शन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में डिफरेंट क्वांटिटीज़ को वेरीफाई करना कि कौन सी ग्रेटर या कौन सी स्मॉलर है, तो सबसे पहले तो यंग मॉडुलस की इक्वेशन लिख लेनी है आपने, FL/A del L। ऑलराइट, इसमें से F और del L को यहाँ से नहीं हिलाना, लेंथ को उधर डिवाइड एरिया को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो F/del L इज इक्वल टू YA/L। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान, और अगर हम फोर्स को एक्सटेंशन से डिवाइड करें, फोर्स को एक्सटेंशन से डिवाइड करें तो ये क्वांटिटी YA/L के इक्वल आ रही। अब फोर्स ओवर del L का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस भी है, तो ये तो स्लोप बन गई और स्लोप और थीटा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखें F/del L की स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन्वर्सली टू लेंथ। अच्छा देखें, अब चूंकि ये डायरेक्टली टू यंग मॉडुलस है तो हम इसे इन्वर्सली टू टेम्परेचर एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यंग मॉडुलस और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है। नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में दो ग्राफ बने A और B, आपसे पूछा जाए दोनों में से किस वायर का यंग मॉडुलस ज़्यादा है, तो देखें F/del L
स्लोप है, स्लोप यानी थीटा, ये प्रोपोर्शनल टू वाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो स्टूडेंट्स जिसका थीटा ग्रेटर होगा, ठीक है, अब ए का थीटा स्मॉलर है, बी का थीटा ग्रेटर है, तो जिसका थीटा ग्रेटर होगा उसी का यंग मॉडुलस भी ग्रेटर होगा। सेकंड केस में फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, इसी तरह दो वायर्स का ग्राफ है। तो अब पूछा जाए दोनों में से किसका एरिया ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स एफ ओवर डेल्टा एल यानी स्लोप इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसी वायर का एरिया भी ज़्यादा होगा। सो एरिया ऑफ वायर बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ वायर ए। इसी को आप रेडियस से और इसी चीज़ को डायमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेंथ का पूछा जाए कि ए और बी में से ज़्यादा लेंथ वाली वायर कौन सी थी, तो स्लोप का इन्वर्स रिलेशन है लेंथ के साथ। अब बात उलट होगी, अब जिसका एंगल कम होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। सो ए का एंगल बी से कम है, लिहाजा ए की लेंथ बी से ज़्यादा होगी। टेम्परेचर पे भी इन्वर्स रिलेशन है, तो स्लोप का इन्वर्स रिलेशन है टी के साथ, यानी एंगल इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर है। तो ए का एंगल कम है, लिहाजा वायर ए का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी ये दो ग्राफ्स डिफरेंट कंडीशंस में बने हैं। जब हमने लेस जो है एक स्मॉलर यंग मॉडुलस की वायर यूज़ की तो ए ग्राफ बना, ग्रेटर यंग मॉडुलस की वायर की तो बी। स्मॉलर एरिया से ग्राफ ए बना, ग्रेटर एरिया की वायर से ग्राफ बी बना। अब देखें यहाँ पर जो हमने स्मॉलर लेंथ यूज़ की थी, ठीक है, तो उसका ग्राफ बी बना, और जो ग्रेटर लेंथ यूज़ की थी उसका ग्राफ ए बना। कम टेम्परेचर वाली वायर बी है, ज़्यादा टेम्परेचर वाली वायर ए है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के स्लोप फैक्टर्स को काम में लाना है। स्टूडेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। कि नंबर 1 तो याद रखना है कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होती है। अब इसका पहला क्वेश्चन इस फार्मूला से रिलेटेड जो फोर्स एक्सटेंशन है 1/2 एफ डेल एल, ठीक है। अब एफ डेल एल, इसमें आपको अगर डाटा दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा फोर्स और एक्सटेंशन की गिवन होगी सिर्फ। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स है, वो एक वायर में 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती है, तो उस वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो U इज इक्वल टू 1/2 एफ डेल एल। 1 सेंटीमीटर है तो आप इसे 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 विच विल बी इक्वल टू 0.05 जाउल्स। बहुत ईजी है अगर फोर्स एक्सटेंशन आता है सिर्फ। फिर एक फार्मूला हमने डिराइव किया, U इज इक्वल टू 1/2 वाई ए डेल एल स्क्वेयर ओवर एल। यहाँ पे E लिखा हुआ था इलास्टिसिटी। अब चूंकि हम यंग मॉडुलस पे काम कर रहे हैं वायर्स में, तो E की जगह Y आ जाएगा। अब ऐसे सवाल में आपको क्या डाटा दिया जाएगा, वो कहेगा फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है जिसका यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। उस वायर का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है 1 मिलीमीटर, जबकि उसकी लेंथ 1 मीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको डाटा हू बहू इस इक्वेशन के रिलेटेड दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन दैट वायर, तो वाई ए डेल एल स्क्वेयर ओवर 2L, ये 2 और ये लेंथ। अब y की वैल्यू, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है जो कि -6 हो जाएगा। एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर है लेकिन इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये -6 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 11 - 12 - 1 आएगा, आपके पास आंसर 0.1 जाउल आ जाएगा। तो ऐसे दोनों क्वेश्चंस की पहचान रखनी है कि सिर्फ फोर्स और एक्सटेंशन गिवन हो तो आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया, एक्सटेंशन और लेंथ गिवन हो तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि U इज इक्वल टू 1/2 एफ डेल एल। याद हो अगर आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हमने कहा था कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया होता है, एरिया होता है 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखें एनर्जी की इक्वेशन लिखी 1/2 एफ डेल एल, दोनों तरफ एरिया लेंथ यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। एरिया इंटू लेंथ, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ राइट साइड पे भी करेंगे तो F ओवर A कर दें, डेल L ओवर L कर दें, यानी F के नीचे A लिख दें, डेल L के नीचे L लिख दें। तो F ओवर A स्टूडेंट्स क्या बना, स्ट्रेस,
डेल एल ओवर एल क्या बना, स्ट्रेन। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये किसके इक्वल निकली, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब गौर से देखें, स्ट्रेस को हम सिग्मा, स्ट्रेन को एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी ऑल्ट्रेशन होती है इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन डिफरेंटली आ सकती है। हम जानते हैं कि यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ से दो इक्वेशंस बनती। अगर स्ट्रेस को अलग करें तो एप्सिलॉन इधर मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन। अगर हम सिग्मा यहीं पे रहने दें, एप्सिलॉन और वाई की जगह इंटरचेंज कर दें, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर वाई, ये दूसरा रिलेशन बन गया। अब करना क्या है, एक मरतबा इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लें, एक मरतबा एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल एनर्जी डेंसिटी 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा की जगह लिखें वाई एप्सिलॉन, तो वाई एप्सिलॉन यहाँ लिखेंगे तो ये बन जाएगा वाई एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पर आप एप्सिलॉन की जगह सिग्मा ओवर वाई लिखेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर ओवर वाई। तो यहाँ पर शेप चेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को और Y से रिप्रेजेंट करते हैं यंग मॉडुलस को, तो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन क्या होगा। अब स्टूडेंट स्ट्रेन के साथ ये रिलेशन है, तो ये आ जाएगा 1/2 YW स्क्वायर। अगर वो कहे कि हम W से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को, तो याद रखें स्ट्रेस के साथ ये रिलेशन है, तो UD विल बी इक्वल टू 1/2 W स्क्वायर ओवर Y। तो ये तीन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से मोस्टली सिलेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन इन द वायर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद स्ट्रीमलाइन कर लें कि एक्सटेंशन डेल एल को कहते हैं। ये एक्सटेंशन इक्वल्स टू FL ओवर AY है। एरिया को पाई आर स्क्वायर और 4/πd स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो एक्सटेंशन, इसको आप स्मॉल l से भी डिनोट कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है तो डायरेक्ट रिलेशन, लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ, एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, आर के साथ इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है तो ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है बट है इन्वर्स की शेप में ही। यंग मॉडुलस के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। तो अक्सर रेशोज आ जाती हैं कि एक फोर्स F1 अगर एक्सटेंशन L1 प्रोड्यूस कर सकती है तो F2 कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से L2/L1 इक्वल्स टू F2/F1। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, कि अगर दो फोर्सेस का कंपैरिजन हो या दो चीज़ों का कंपैरिजन हो तो हमेशा ये इक्वालिटी वाली फॉर्म पे आ जाते हैं। एक्सटेंशन लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2/1 इक्वल्स टू 2/1। एरिया, रेडियस, डायमीटर और यंग मॉडुलस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो सब में कॉमन चीज़ क्या है, 2/1 इक्वल्स टू 1/2। यानी एक वायर ऑफ एरिया A1 है तो उसमें एक्सटेंशन L1 प्रोड्यूस होगी। अगर वो एरिया बढ़ेगा तो जो नेक्स्ट एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस होगी वो पहले से कम होगी। यानी अगर एरिया n टाइम्स बढ़ेगा तो एक्सटेंशन जो है वो n टाइम्स कम हो जाएगी। बट रेडियस और डायमीटर पे बात और है। अगर रेडियस स्टूडेंट्स n टाइम्स इंक्रीज करता है, यानी r डैश इज इक्वल टू n टाइम्स r, तो जो एक्सटेंशन है L2 वो L1 से n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम इज़ द केस विद डायमीटर। और यंग मॉडुलस पे भी याद रखते हैं कि अगर किसी वायर का यंग मॉडुलस इंक्रीज करता चला जाएगा तो उसमें एक सेम फोर्स पर जो एक्सटेंशन है वो कम होती चली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको है कि डायरेक्ट रिलेशंस और इन्वर्स रिलेशंस को आपने कैसे डील करना है। स्टूडेंट्स, अब आपको एक सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल कि आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट वायर है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर और उसका रेडियस 0.25 मिलीमीटर है। सेकंड का 100 0.5 है, थर्ड पे 200 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर है और फोर्थ पे 300 सेंटीमीटर 1.5 मिलीमीटर। और पूछा ये जाए कि किस वायर में सबसे ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन यानी डेल्टा L प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर अगर तो हम कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। करना क्या है, एक्सटेंशन की इक्वेशन है FL ओवर AY। F का जिक्र नहीं है, Y का जिक्र नहीं है, लेंथ और रेडियस का जिक्र है, तो L और A जो है वो हम उसमें से पिक कर लेते हैं कि जो डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। यानी इनमें से जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक्सटेंशन ज़्यादा होने की। लेकिन दूसरी तरफ एरिया से इन्वर्स रिलेशन, अब एरिया गिवन नहीं है, गिवन है रेडियस और रेडियस के ऊपर क्या है, स्क्वायर।
स्टूडेंट्स याद रखें, आपके पास कोई भी इक्वेशन ई है और उसमें एक क्वांटिटी ए स्क्वायर और एक क्वांटिटी बी है, तो याद रखें जिसके ऊपर पावर होगी ना, ज़्यादा डिपेंडेंस उसी के ऊपर आएगी। अब देखें यहाँ पर लेंथ और रेडियाइज गिवन है। अब आप लेंथ से भी ज़्यादा फोकस करेंगे रेडियस पर, इनवर्स रिलेशन, यानी जिस वायर का रेडियस सबसे कम दिया होगा उसकी एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी डिस्पाइट कि उसकी लेंथ क्या है। तो ऐसे सवालों में सॉल्व करना हल नहीं है, आइडियाज़ क्रिएट करना हल है। यानी अब इसमें ये रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट है, अगरचे ये लेंथ सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है, लेकिन रेडियस की इफेक्टिविटी आर स्क्वायर के साथ है, तो दिस लेंथ और या दिस वायर विल हैव द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन, क्योंकि इसमें जो रेडियस है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे सवालों में लेंथ को मत देखें, सिर्फ देखें रेडियस को, रेडियस ऑफ द वायर को। जहाँ रेडियस ऑफ वायर स्मॉलेस्ट होगा वहाँ एक्सटेंशन ग्रेटेस्ट आ जाएगी।